हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा केजी 1 टू 12 सारी की सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आ जाते हैं बेटा आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 3 पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। बेसिकली वही बात आ जाती है जहाँ पे हमने क्वेश्चंस आने वाले हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं और मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। तो इन पर कड़ी नज़र लगाएं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किस तरह से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ये दो चीज़ें इधर बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपको ये 100 में से 100 लाने में हेल्प करेगी। 100 में से 100 लाने में आपको यही चीज़ हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज़रा चालू करते हैं बेटा आज की क्लास। लेट्स सी कि हम लोग कैसे वर्क अप करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डेलीगेशन इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन? डेलीगेशन क्यों कंसिडर करी जाती है एक एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट की तरह कि भैया इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन करनी हो तो डेलीगेशन करना क्यों जरूरी, पावर बांटना क्यों जरूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन करनी हो तो? जरा देखो आंसर क्या है इसका। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। हमने पिछले वाले वीडियो में भी काफ़ी सारे इस रिलेशन में क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए कि जो डेलीगेशन है मतलब क्या है, पावर्स को सौंपना किसी और को। तो अथॉरिटी मतलब क्या बेटा, पावर। पावर जब हम टॉप से नीचे, मिडिल से नीचे, लोअर, ऐसे हम जब ट्रांसफर करते हैं तो बेटा इसे डेलीगेशन किया जाता है कि ये अपना काम इसको बोल रहा है करने को, ये बोल रहा है इस तुम करो, ये बोल रहा है किसी और को। तो बेटा ये डेलीगेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम पावर्स को बांट रहे हैं और बांटने से ही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है। हम पावर्स को बांटते हैं, अपने आप डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है नाउ, इसमें जो हमारे लिए बात याद करने वाली वो ये हो जाती है कि जो डेलीगेशन है दैट रेफर्स टू डाउनवर्ड, हम नीचे की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं पावर को। सबसे ज़्यादा पावर ऊपर है, फिर वो थोड़ी सी पावर नीचे देते हैं, वो उनमें से थोड़ी सी पावर नीचे देते हैं, वो उनमें से थोड़ी सी पावर नीचे देते हैं सबको। ठीक है, हर लेवल पे एक अच्छी खासी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। द पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आर, पॉइंट्स जो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस कि पावर क्यों बांटी जानी चाहिए हर लेवल पे, वो बता रहा है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है कैसे? By empowering the employees, the manager are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters. अब देखो ना, एक मैनेजर जो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, किस लेवल पे बेटा, मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, वो मैनेजर के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे टास्क हैं। ठीक है, बहुत सारे टास्क हैं। नाउ होता क्या है, जब ये जिम्मेदारी थोड़ी सी किसको दे दे, एक सबऑर्डिनेट को दे देना, सबऑर्डिनेट को दे दे, तो बेटा क्या होता है, इसके पास से ये कुछ ऐसी जिम्मेदारी हट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐसी जिम्मेदारी इससे हट जाती हैं। फिर बचे हुए जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर ध्यान दे सकता है। मतलब जो जिम्मेदारी सारी इस मैनेजर की हुआ करती थी, हमने इससे मैनेजर से छीनकर कुछ शेयर कर दी सबऑर्डिनेट को, नीचे जो एक व्यक्ति है उसको, कि यार ये दो टास्क है ना, ये दो टास्क तुम कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि भैया ये तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ये तुम्हें पावर दी जा रही है कि ये टास्क तुम्हें करने हैं। और जब ये टास्क, ये दोनों जब ये करेगा, बाकी के इंपॉर्टेंट टास्क पे मैनेजर ध्यान दे सकता है। मतलब जब आप काम का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दो तो आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है? समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा बेटा। ये हमने इस वाले पॉइंट के अंदर समझा, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है, टास्क अच्छे से डिवाइड हो रहे हैं और सब लोग अपना अपना काम करें, मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, चलिए एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। डेलीगेशन प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू दी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड डेवलप लेटेंट एबिलिटीज। मतलब कि भैया लेटेस्ट होना चाहिए वैसे तो, वो बोल रहे हैं कि यूटिलाइज देयर टैलेंट, मतलब टैलेंट को यूटिलाइज करें और अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा डेवलप करें। क्योंकि जब आप किसी को पावर देते हो तो उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे वो अपने तरीके से काम कर सकता है, वो सीखता है कई सारी चीजें, अपना दिमाग लगाता है। अब जब तक एक व्यक्ति को कैप्टन नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि उसकी कैप्टनसी खराब है कि अच्छी?
हाँ या ना? तो वही पहले पावर्स दो फिर जज करते हैं, और उसको भी तो थोड़ा बेनिफिट मिलता है ना, उसको जब पावर्स मिलती है तो उसको अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है और अपने आप को बेहतर, अपनी जिम्मेदारी समझता है। देखो कैप्टन अपनी जिम्मेदारी समझता है कि यार मुझे इन सबको साथ लेके चलना है, ही फील्स द प्रेशर हेयर, तो अपने आप को भी डेवलप करता है और अच्छे पर्सपेक्टिव के लिए काम करता है ना? वही होता है ना, जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप अपना नाम नहीं खराब करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं उस काम के लिए। कोई और काम खराब करे चलेगा, वो अपना काम खराब करे चलेगा, मेरा काम खराब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं इस चीज के लिए। तो मैं जब इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से लूंगा तो अपने लोगों से भी बहुत अच्छे से काम करवाऊंगा, है ना? तो वो चीज एक और देखी जाती है। इट हेल्प्स टू मेक देम बेटर लीडर्स, बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है। डिसीजन मेकर्स, कि भैया डिसीजन ले सके वो व्यक्ति बनने में हेल्प करता है। एंड दस क्रिएटिंग फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर में मैनेजर कौन बनेंगे? यही लोग बनेंगे, तो उनको ट्रेन इस लेवल से किया जाता है। क्लियर? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। डेलीगेशन प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ स्टेटस एंड रिकग्निशन टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को एक रिकग्निशन मिलता है कि भैया कि लोग मुझे जानते हैं यार, लोग मुझे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर नौकरी देके भूल गए हैं, मुझे पूछा जा रहा है, मेरा स्टेटस बढ़ रहा है। बेटा एक इंसान लेबर से एक थोड़ा लेबर से मतलब मान लो एक डेजिग्नेशन पे आ जाए, कोई अच्छी एम्प्लॉयबल पोजीशन पे आ जाए, तो भैया लोग कैसी बात करते हैं, अरे भैया हमारा जो लड़का है भाई साहब बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, ऑफिसर हो गया है, जबकि वो भले ही लोअर लेवल पे काम कर रहा होगा, लेकिन स्टेटस मिलता है, फीलिंग ऑफ स्टेटस होता है। एक नॉर्मल इंसान जो एम्प्लॉय है, नया एम्प्लॉय है, जब वो मैनेजर बनता है तो उसको एक स्टेटस मिलता है ना, दैट आई एम द मैनेजर ऑफ TCS, आई एम द मैनेजर ऑफ इन्फोसिस, आई एम द मैनेजर ऑफ आपका विप्रो। तो मतलब ऐसी बड़ी कंपनी में आप मैनेजर होते तो ये कहने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, स्टेटस मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। एज इट इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वर्कलोड, ये सिर्फ काम शेयर करने का ही पर्पस नहीं रखती, बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रस्ट ऑफ द सुपीरियर ऑन ए सबऑर्डिनेट। पर एक ट्रस्ट भी तो बिल्ड करते हैं ना यार, कि भैया सुपीरियर ने इतना जिम्मेदार समझा तभी तो पावर दी, तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स अप हिज एस्टीम एंड एनकरेजेस हिम टू परफॉर्म बेटर। कि यार वो होता ना कि जब माँ बाप आप पे कोई विश्वास करते हैं ना, कि जैसे कि कोई बाहर से जाके बोल के आ रहा है कि आपका लड़का जो है वो बहुत ख़राब है, बाहर जाके ना बदतमीजी करता है ना, या बाहर जाके लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है, बड़े लोगों की, जबकि आप नहीं करते होगे। मान लो कि आप जैसे अगर नहीं करते, लेकिन कोई भी इंसान आता है और कोई भी बोलता है कि भैया बाहर जाके बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हमारे जो घर के दादा और बुजुर्ग कैसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, भैया आप बोल देते कि हत्या कराया किसी की, मैं मान जाता, लेकिन किसी बड़े की डिसरिस्पेक्ट करे और उसके पैर ना छुए, ऐसा हमारा लड़का तो हो ही नहीं सकता, हमारा लड़का तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंदर से कैसा लगता है, इतनी जिम्मेदारी और इतना प्राउड फील होता है कि यार हमारे ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, है ना, तो उनको कभी भी नीचा दिखाना हम कभी नहीं सोचते। हम हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं कि यार कभी भी कुछ कर लेंगे, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं तोड़ेंगे, जिनको इतना विश्वास है मुझ पर, जिन लोगों को इतना विश्वास है मुझ पे, मैं इनका कभी भी दिल नहीं तोड़ूंगा। तो अंदर से वो ना एक एनकरेजमेंट होता है कि आप कभी गलत ना काम करें। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। बेटा डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करने के लिए भी आप यहाँ पे पास ऑन करते हो पावर्स को, बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स। कि काम जो रेडी वर्कफोर्स होती है, कि भैया कोई इंसान पहले से काम करना जानता है, चलाना जानता है। जैसे मैंने एक इंसान को सबऑर्डिनेट को लीडर बना दिया कि भैया तू मैनेजर बन जा, इन सब को मैनेज कर और इन सब की पावर मैं तुझे देता हूँ। अब मुझे कोई और बिजनेस खोलना होगा तो मैं इस मेन मैनेजर को उठा के किसी और बिजनेस में डाल दूंगा कि तुमको तो चलाना आता है ना सबको, लो तुम चलाओ। और जो इधर सबऑर्डिनेट था वो सबऑर्डिनेट अब मैनेजर बन जाएगा। मतलब एक रेडी वर्क फोर्स मिल गई हमको। समझ आया? टू टेक अप लीडिंग पोजिशन इन न्यू वेंचर, कि भैया एक न्यू वेंचर के अंदर एक लीडिंग पोजीशन लेते हैं। ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज, ट्रेंड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज होते हैं, आर एबल टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने में भी आपको हेल्प करते हैं। कि ट्रेंड एम्प्लॉइज, कि ट्रेंड एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। ठीक है, समझ आया बेटा?
व्हाट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर? एक डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा उसके बारे में पूछा जा रहा है। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, कि उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलो देखते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अपन को वैसे तो पता है कि डिवीजन बना देना अलग अलग प्रोडक्ट, रीजन और टेरिटरी के बेसिस पे, और फिर वो अपने हिसाब में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो अपन वो समझते हैं। लेकिन आज एक अच्छा सा डिस्कशन करते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी कैसे एडवांटेजेस या लिमिटेशन होती हैं। चलिए देखें। डिविजनल स्ट्रक्चर इज हाईलाइटेड इन द गिवन केस। डिविजनल स्ट्रक्चर हाईलाइटेड होता है गिवन केस के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच वेरियस डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, टेरिटरी और रीजन इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। कि आप किसी एक कंपनी के अलग अलग डिवीजन बना देते हो। जैसे कि बेटा नेस्ले है, नेस्ले हो गया है, कैडबरी हो गया, तो कैडबरी हो गया, नेस्ले हो गया। अब जैसे नेस्ले है बेटा, नेस्ले कंपनी है ना, नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले। अब बेटा नेस्ले की कॉफी जो बनती है, कॉफी पैकेट्स जो बनते हैं, वो कॉफी का एक अलग ही डिवीजन बना दिया अपन ने, कि अपने आप में एक डिवीजन है, ठीक है। किटकैट, किटकैट भाई साहब, किटकैट की अपनी एक लाइन है, किटकैट की अपनी एक लाइन है। मेरी तो फेवरेट वो है किटकैट, जो है मेरी तो फेवरेट चॉकलेट है। तो किटकैट का अपना एक अलग ही एक फैन बेस है। फिर उसके बाद आती है मैगी। बेटा मैगी भी तो नेस्ले का ही है, हाँ या ना। तो मैगी भी नेस्ले का है, तो वो बोल सकते हो बेटा मैगी भी क्या है, अपना नेस्ले का है। तो अपन क्या समझ पा रहे हैं, नेस्ले ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पे, नेस्ले के बेटा कैचअप भी आते हैं, केचप आता है, ठीक है, केचप आता है। केचप मतलब सॉसेस वगैरह आते हैं, तो नेस्ले के वो भी आते हैं। आप देखो ना, वो आते हैं, वो कच्चा इमली वाला सॉस आता है, पिचकू जिसको बोलते हैं, वो नेस्ले का ही आता है। तो बेटा क्या समझे, नेस्ले ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पे अलग अलग डिवीजन बना दिए, ठीक है, कि अलग प्रोडक्ट अलग डिवीजन, ठीक है। नाउ किसके बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं बेटा, हम प्रोडक्ट के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे डिविजनल स्ट्रक्चर करते हैं। ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर, सबका एक डिविजनल मैनेजर होगा बेटा, डीएम लिख देता हूं, डिविजनल मैनेजर। सबका अपना अपना एक डिविजनल मैनेजर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि भैया कॉफी के पैकेट्स जो है, नेस्कैफे के जो पैकेट्स हैं, वो ढंग से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनसे प्रॉफिट लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब के सब जिम्मेदारी किसकी होती है, डिविजनल मैनेजर की। डिविजनल मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हैज अथॉरिटी ओवर देयर डिवीजन, कि उसके पास अथॉरिटी है पूरे डिवीजन की, मतलब कॉफी के पैकेट्स की, कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, डिविजनल मैनेजर की। ईच डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंक्शन, कि बेटा हर एक डिवीजन फिर फंक्शन के अंदर डिवाइडेड होता है। देखो ना, इसके अंदर भी एचआर की जरूरत है, जो लोग काम करने आएंगे उनको एचआर की जरूरत है कि नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी जरूरत है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी जरूरत है ना। उसके बाद आपके लीगल डिपार्टमेंट की भी जरूरत है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बताता है। मतलब डिविजनल के अंदर, एक डिवीजन के अंदर अपन फंक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। द डिविजनल हेड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डिवीजन, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए किसी एक डिवीजन के, कि अगर कॉफी से पैसा आ रहा है तो ये जिम्मेदार है, किटकैट से पैसा आ रहा है ये जिम्मेदार है, मैगी से पैसा आ रहा है ये जिम्मेदार है, केचप से पैसा नहीं आ रहा तो इसका जो डिविजनल मैनेजर होगा वो जिम्मेदार है, कि तुम्हारे यहां से पैसा क्यों नहीं आ रहा है इतना, बताओ जरा, आंसर करो। तो ये इंसान इधर जिम्मेदार है। अच्छा, इसमें ना आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है कि किधर से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो जी, कमर अकड़ गई थोड़ी सी तो इसलिए, ठीक है, ज़्यादा नोटिस मत किया करो तुम, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स। अब एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं, एनी टू, कोई से भी दो बता दो, या दो कोई से भी आप चूज कर सकते हो किसी के अंदर, है ना। तो देखो, इट हेल्प्स द मैनेजर टू डेवलप वेरिड स्किल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड फैसिलिटेट्स मैनेजरियल डेवलपमेंट। वही कि भैया स्किल्स डेवलप होती है बहुत सारी। एक डिविजनल मैनेजर देखो ना, एक डिविजनल जो मैनेजर है, बेटा ये देखना तुम, डिविजनल मैनेजर के पास
कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए, फाइनेंस का हो गया अपना, प्रोडक्शन का हो गया, टेक्नोलॉजिकल का हो गया, है ना, उसके बाद लीगल हो गया, एचआर हो गया, है ना। अब देखो इसको कितने सारे काम देखने पड़ रहे हैं, इसको कितने काम देखने पड़ रहे हैं, अपने आप में खुद एक कंपनी की तरह काम कर रहा है, अपने आप में खुद एक कंपनी की तरह काम कर रहा है ये। तुम देखो ना, अपने आप में खुद एक कंपनी की तरह काम कर रहा है। तो वेरियस स्किल्स में इसको सीखने का मौका मिलता है, इसकी स्किल्स डेवलप होती हैं। उसके साथ साथ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज इजी, कि भैया किसको जिम्मेदारी दी गई है, मतलब इस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, तो हमें पता होता है कि किसकी कॉलर पकड़नी है, कि भैया वो इधर आ केचप वाले, तू प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा तेरे से, बता प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, तो एक की कॉलर पकड़ सकते हो। तो हमें पता है कौन इंसान जिम्मेदार है और किससे आंसर चाहिए हमें। इज इजी एज डिविजनल हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट लॉस ऑफ देयर डिवीजन, कि भैया यही इंसान जो इसका जो डिविजनल मैनेजर, यही इंसान जिम्मेदार है प्रॉफिट या लॉस के लिए, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो यही इंसान जिम्मेदार था, लॉस हुआ तो भी यही इंसान जिम्मेदार है ना। With more initiative and flexibility, decisions are taken much faster in divisional structure. क्या ये मोर इनिशिएटिव्स के द्वारा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा डिसीजन जो हैं जल्दी लिए जा सकते हैं, है ना। डिसीजंस जो हैं जल्दी लिए जा सकते हैं एक डिस्कशन के बाद। ठीक है, चलिए बेटा, ये कुछ आपने अभी एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, कंफ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स ऑन एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब देखो ना, मैगी भी एक डिवीजन है और एक कॉफी भी एक डिवीजन है ना। देखो दोनों अलग अलग डिवीजन है। अब कॉफी वाला जो डिविजनल मैनेजर है और ये जो डिविजनल मैनेजर है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, बोल रहे हैं यार तुमने इसको इतना पैसा क्यों दे दिया, इसको कॉफी वाले को इतना पैसा क्यों दे दिया, कॉफी वाले को इतना पैसा क्यों दे दिया, और इसके लोग ज्यादा क्यों हैं, एचआर के लोग इधर क्यों ज्यादा हायर कर रहे हैं, हमें भी तो जरूरत है, हमें भी तो हायर करने दो। वो बोल रहे हैं नहीं, जो मेन कंपनी है, मेन कंपनी से लड़ रहे हैं आपस में दोनों, कि तुमने इनको इतना पैसा और इतने लोग काम करने के लिए क्यों अलाउ करे, क्योंकि वो बोल रहा है, ये बोलता है कि भैया क्या जरूरत है आपको कॉफी वालों को इतना पैसा देने की, तो कॉफी वाला बोलता है अबे सुन बे, तेरी मैगी रोज खाई जाती है क्या, नहीं हमारी कॉफी रोज सुबह शाम पी जाती है, कॉफी के बिना इंसान रह नहीं सकता, मैगी के बिना तो रह सकता है। बोलता अबे सुन बे, पहाड़ों में जाएगा तब क्या करेगा, हैं पहाड़ों में जाएगा तब क्या करेगा, मैगी चलती बेटा वहां पे, तेरे मोमो जो है ना वो कुछ कुछ जगहों पे मिलते हैं, मैगी चलती है हर जगह पे। तो किसी वाटरफॉल में जाएगा ना, जब ठंडी लग जाएगी तो कॉफी ना बनाता फिर जाएगा, लेकिन मेरी मैगी जो अंदर से भूख मिटाएगी ना, तेरे भूख थोड़ी मिटेगी कॉफी से भूख मिटेगी क्या, मेरी जो मैगी से भूख मिटेगी ना भाई साहब, उसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। और तू कितनी सारी कॉफी बना के दे देगा, तो कितनी कॉफी बना के दे देगा, दूध में डाल के उबाल के हो गई बेटा। मेरे को तो तुम तड़का लगा सकते हो, मेरे को तो तुम छौंकन मार सकते हो, तुम चीज मैगी बना लो, तुम मसाला मैगी बना लो, तुम भैया चीज मसाला मैगी बना लो, तुम वेजिटेबल मैगी बना लो, तुम तड़का बिरयानी मैगी बना लो, सब चीजें बना सकते हो। बोलता है सुन बे, तेरे को खाने से अनहेल्दी लोग खाते हैं, हमारे कॉफी वाले सारे हेल्दी लोग हैं भाई साहब, डाइट कॉन्शियस लोग हैं, तेरे को कौन लेगा। बोलता है वे कॉफी के साइड इफेक्ट्स नहीं पता क्या तेरे को, आपस में दोनों ऐसा लड़ रहा है, सूर्या तू मेरी पावर को जानता नहीं है, बोलता है तू मेरी पावर को जानता नहीं है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, आपस में लड़े जा रहे हैं। क्यों, किसको बेनिफिट हो गया, इसको ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए तो ये लड़ेगा, इसको दे दिए तो ये लड़ेगा, तो इसमें कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। डुप्लीकेशन क्या है इधर, फिजिकल फैसिलिटी का डुप्लीकेशन है, कि मतलब बेसिकली कि ये इंसान जो है, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें, देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड फंक्शंस व्हिच लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। अब देखो ना, इसका भी एचआर वाला है यार, इसका भी एचआर वाला है, इसका भी एचआर वाला है, इधर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इधर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब बेटा अपने आप में अगर दोनों कॉमन होते तो पैसा बचता ना, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों में काम कर लेता, नहीं, लेकिन इसका एचआर अलग, इसका एचआर अलग, इसका फाइनेंस अलग, इसका फाइनेंस अलग, तो पैसा भी बढ़ जाता है बेटा, अलग अलग दो डिपार्टमेंट चल रहे हैं इसके अंदर, पैसा भी बढ़ जाता है। ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिविजनल हेड मे लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कि भैया अब देखो ना, यहाँ का जो आपका डिविजनल मैनेजर है वो क्या सोचेगा कि यार ये पूरा डिवीजन मेरा है, मेरे इशारों पे नाचता है, अब एक काम करता हूँ, मैं अपने तरीके से पैसा कमाऊंगा, अपने तरीके से इस डिवीजन को चलाऊंगा। वो मेन कंपनी नेस्ले के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है
कि नेस्ले का मोटिव क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मिशन क्या है, अरे वो भाड़ में गए। तुम तो ये पूरा डिवीजन मेरे 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 अंडर कंट्रोल है ना, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो क्या होता है बेटा, कई बार मिसयूज भी कर लेते हो आप अपने पावर का, जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए। क्लियर है सबको, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटा, एक ऑप्शनल पॉलिसी है। एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन कुड चूज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। क्यों एक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज को चूज करेगी, देखते हैं जरा, इसका आंसर समझते हैं। यस, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑब्वियसली एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको करना ही है, येट इट इज इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल होती है इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ पावर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर लेवल पे। ऊपर वाला नीचे देता है, नीचे वाला नीचे देता है, उसके नीचे नीचे देता है, ठीक है, सब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन। सिस्टमैटिक डेलीगेशन को रेफर करते हैं। ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को मतलब हर जगह पे आप अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजन, कि हर डिपार्टमेंट में आप डिसीजन लेते हो, ये भी चीज बोली जाती है, ठीक है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अलग फॉलोइंग रीजंस हैं, उसके फॉलोइंग रीजन क्या है? डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब सबऑर्डिनेट्स मतलब जो लोग नीचे काम कर रहे हैं उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की डेवलपमेंट करती है। वो लोग क्या अपनी बात रख पाते हैं और अपनी मेंटालिटी से कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। देखो ना, डिस्कशन जब होते हैं तो बेस्ट आइडियाज निकल के आते हैं। जब एक अकेला इंसान सोचता है तो इतने बेस्ट आइडियाज नहीं आ पाते, क्योंकि उसका वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। और कॉमन जो आपके लोगों के बीच में डिस्कशन होते हैं उसमें सबसे बेस्ट आपके वो डिसीजंस लिए जाते हैं, रिजल्ट्स आते हैं या फिर आइडियाज आते हैं। तो जब सबऑर्डिनेट भी इनिशिएटिव लेंगे, कुछ बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उससे कंपनी को फायदा होगा, प्लस उनका भी मोटिव मतलब उनको भी सेल्फ एस्टीम मिलती है, अंदर से वो भी खुश होते हैं कि यार मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, मतलब मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना योगी हूं कि यार मेरे कुछ आइडियाज भी हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं दूसरे लोगों को। इट हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है, कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है अमंग्स दी सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के बीच में। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, लोअर मैनेजरियल लेवल has been given freedom to take their own decisions and they learn to depend on their own judgment। वही बोलता है ना कि यार अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और अपने ही हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो भैया देखो ना, जब कोई बच्चा गिरता है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए भैया, उसको गिरने देना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं कि भैया वो खाई में गिर रहा है तो रोको मत, ऐसा नहीं। पर हाँ, कोई अगर बेवकूफ़ी कर रहा है दिखता है तो माँ बाप कई बार नहीं रोकते। क्यों नहीं रोकते? गलती करेगा, खुद सीखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, हाँ या ना? वही चीज़ों की बात करी गई है कि भैया खुद डिसीजन लो और खुद ही अपने खुद सीखो अपने गलतियों से और खुद जजमेंट लो, निर्णय लो कि क्या बेहतर कर सकते हैं। तो एक क्या हो गया, इनिशिएटिव हो गया ना एक सबऑर्डिनेट का, कितना बड़ा इनिशिएटिव, डिसीजन लिया, अपनी गलतियों से सीखे और फिर इंप्रूव किया, है ना? ये भी एक बहुत बेहतर चीज़ है। उसके बाद डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर देम, कि भैया मैनेजरियल टैलेंट को बिल्ड कर रहे हैं। फ्यूचर फॉर्मल ट्रेनिंग अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स हेल्प्स टू क्रिएट अ रिजर्वॉयर ऑफ क्वालिफाइड एंड केपेबल मैनेजर्स। बेसिकली जब आपने देखा होगा ना, जब कोई भी इंसान किसी जॉब में आता है तो वो एक लोअर लेवल से चालू करता है काम, लोअर लेवल से काम करता है चालू, लेकिन जब इन लोअर लेवल को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ साल बीत जाएं, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हीं में से कोई मैनेजर बनाया जाता है। तो बेसिकली जो लॉयल आपके एम्प्लॉयज होते हैं, इन्हीं में से किसी को मैनेजर बनाया जाता है। आप सोचो ना, मतलब ये आपके लिए एक रिजर्व की तरह काम कर रहे हैं कि भैया इन लोगों को एक्सपीरियंस भी है, ये लोग जानते भी कंपनी में कैसे काम होता है और इन्हीं में से किसी को मैनेजर भी बना सकते हैं। मतलब एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है ना, एक रिजर्व, जैसे अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते थे बचपन में, कि भैया पानी जो ऊपर से गिर रहा है तो वेस्ट ना हो, हम उसको टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वो टैंक है हमारा, किस दिन भी जरूरत पड़ेगी तो इनको निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। नाउ हु कैन टेक मोर चैलेंजिंग पोजीशन, कि भैया मोर चैलेंजिंग पोजीशन ले सकते हैं इन द अपकमिंग वेंचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कोई एक नया बिजनेस चालू हो तो यार हम ऐसे लोगों को काम पहले देंगे ना, इन लोगों को बेहतर तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी ये जानते हैं काम करना, तो हम इन लोगों को पहली प्रायोरिटी देंगे। समझ आया? देखो ना, जब कोई कंपनी नई, आपने सुना होगा, जब कोई कंपनी किसी और कंपनी को खरीद लेती है या अपनी नई कंपनी चालू करती है तो बहुत सारे लोग
अपनी सेम कंपनी से उसी की ओन्ड कंपनी में स्विच मार जाते हैं। जैसे कि आकाश, जैसे कि मान लो आपका कोई भी वो हो गया, कोई भी आपके जैसे मान लो कोई भी आपकी जैसे टाटा है, या फिर आपकी वो हो गई, मान लो अपना जैसे कि आपने बोला किसी टाटा की कंपनी हो गई, या फिर रिलायंस जैसे जियो था, बेटर रिलायंस डिजिटल जो था, रिलायंस डिजिटल अनिल अंबानी का है, रिलायंस डिजिटल, तो वो खरीद के उनने जियो कर लिया। अब जितने भी लोग पहले इधर काम कर रहे होंगे पेट्रोलियम में, पेट्रोल भी तो करता है ना, पेट्रोल बेचता है रिलायंस पेट्रोल बेचता है, रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, रिलायंस का डिजिटल है, रिलायंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है ना, रिलायंस डिजिटल आइटम बेचता है। फिर उसके बाद वो रिलायंस आपका फुटवेयर वगैरह है, फुटवेयर, और रिलायंस ट्रेंड्स है, कपड़े भी बेचता है ना, रिलायंस के सुपर मार्केट है। तो बेटा उससे समझ क्या आया, जब उन्होंने जियो खोला तो उसमें से कितने सारे लोग होंगे, पहले पेट्रोलियम में काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे होंगे, डिजिटल में काम कर रहे होंगे, ट्रेंड्स में काम कर रहे होंगे, उसमें शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गए होंगे। तो मतलब कोई नई कंपनी खोली जाती तो इन्हीं में से अच्छे लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस काफी क्विक ले सकते हो। अंडर डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टू मेक डिसीजन इज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिसीजन, कि एग्जीक्यूशन कर सकें जो उस डिसीजन का, उनके बारे में बात करते हैं। सिंस डिसीजंस आर टेकन एट ऑल लेवल, एट लेवल्स नियरेस्ट टू द पॉइंट, कि जो सबसे नियरेस्ट होते हैं पॉइंट के, जो एग्जीक्यूट कर सके, देयर इज नो डिले और डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे कोई डिले ना हो, जहां पे कोई डिस्कशन की जरूरत ना हो। आप डिसेंट्रलाइजेशन में जब पावर देते हो तो वो अपने ही लेवल पे, जैसे कस्टमर केयर क्यों होता है बेटा, कस्टमर केयर इसीलिए बनाया गया है कि वो नीचे कस्टमर्स के साथ डील करे। जरूरी थोड़ी भैया हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो हम मुकेश अंबानी को थोड़ी फोन लगाए, भाई साहब बिजली काट गए हमारी, जरा कुछ करो यार, उनको थोड़ी फोन करेंगे, क्योंकि कस्टमर केयर बनाया इसलिए जाता है कि वो लोगों के साथ हेल्प करे। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब यार देखो ना, तुम मम्मी घर में रोज काम करती हैं, तुम खाना बना दो एक दिन और तुम घर की सफाई कर दो, क्या उनके सर से कितना बोझ हट जाता है ना। जब पापा पीछे पड़े रहते हैं कि भैया पढ़ लो लिख लो, हमारे सर से थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो, वो क्या जिम्मेदारी होती है कि भैया इतने साल से हमारा पिताजी जो है वो 20-25 साल से रोज कमा रहे हैं कि हम लोग खुश रह सकें, तो हमसे चाहते हैं कि हम अब मेहनत करें, जिससे हो क्या कि भैया हम 20-25 साल से जो व्यक्ति हमें इतना बड़ा कर रहा है, इतने सालों से काम कर रहा है, तो वो चाहता है कि उनके सर से थोड़ा सा बोझ कम हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब उनके सर से थोड़ा बोझ कम हो, हम भी कंट्रीब्यूट करें, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलीफ मिलता है। समझ आया? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन हट जाता है यहाँ से। ओवर सबॉर्डिनेट पे डायरेक्ट जो सुपरविजन करते हैं ना वो कम हो जाता है, हट जाता है। बाय गिविंग देम फ्रीडम दे दी ना इनको डिसीजन लेने की, तो फिर अब लेने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिकली आ जाओ, बीच बीच में जाके देखते रहो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। टू टेक डिसीजन एंड एक्ट ऑन देयर ओन, कि अपने हिसाब से काम करो तुम। दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। ऑल्सो दे कैन डिवोट देयर टाइम एंड अटेंशन टू इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स, कि भैया पॉलिसी कैसी होगी कंपनी की, क्या काम करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे कंपनी को, ऐसी चीजों पे ज्यादा डिस्कस कर पाते हैं वो, ना कि लोग क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटा ग्रोथ फैसिलिटी होती है, ग्रोथ हेल्प करता है ग्रो करने में। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। दिस एनकरेजेस देम टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी एंड फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो रहा है कि बेटा यहाँ पे जब डिपार्टमेंटल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर जो होता है, वो जब डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है, ठीक है, या डिपार्टमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजर, जब उसको अच्छी पावर्स मिलती हैं तो यार उसको एनकरेजमेंट मिलता है ना, वो और बेहतर तरीके से काम करता है और बिजनेस भी ग्रो करता है। जब हर इंसान अपनी तरीके से बेहतर काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके बीच में एक डिस्कशन करते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं। आइएगा, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन तो आप सबको पता है, इट रेफर्स टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। टॉप लेवल पे आप जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मतलब पावर सारी उनके पास है, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? इट रेफर्स टू इवनली या सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। बांट रहे हो, हमने पिछले क्वेश्चंस में यही पढ़ा है, हम पावर्स को यहाँ पे बांट रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में हम पावर्स को बांट रहे हैं। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब क्या? इट इज अ सूटेबल, किसको सूट करेगी? इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। जैसे किराना स्टोर है, सुपरमार्केट है, छोटा सुपरमार्केट होता है ना बेटा, वहां पे सेठ जी के पास ही सारी पावर्स हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट है बेटा, डीमार्ट का जो ओनर है, वो ओनर जो है वो हर जगह पे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए अपन ने, अलग अलग डिविजन्स बना दिए, अलग अलग लोगों के हाथ में हमने पावर्स दे दी कि भैया भोपाल के जितने भी डीमार्ट हैं, भोपाल में अगर 4 डीमार्ट हैं तो भैया चारों के डीमार्ट को कोई संभालेगा, उन चारों के अंदर किसी और को जिम्मेदारी दो कि एक एक डीमार्ट सब संभाले। फिर एक डीमार्ट के अंदर देखा होगा एक फ्लोर किसी और का, दूसरा फ्लोर किसी और का, मतलब पावर्स को बांट देना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का डेलीगेशन कैसे किया जाता है बेटा? अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जाता है, देयर इज नो डेलीगेशन, कोई भी डेलीगेशन नहीं होता अथॉरिटी का फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है कोई और नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और यहां पे ऑपोजिट, देयर इज सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे डिसीजन लिए जा सकते हैं उनकी पावर के अनुसार, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम, क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन जो है टॉप लेवल ले रहा है या मिडिल लेवल ले रहा है, और लोअर लेवल को सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिसीजन सुनने की बात के बारे में बात करी जा रही है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा करना है आपको, ठीक है। कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता मिडिल या लोअर लेवल पे, लेगा तो कौन लेगा? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। मैनेजर एट ईच लेवल एंजॉय फ्रीडम टू टेक डिसीजन, मैनेजर हर लेवल पे क्या करता है बेटा? फ्रीडम एंजॉय करता है, क्यों? क्योंकि उनके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, जैसे कि हमने बाकी सारे पहले भी डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस में पढ़ा। क्लियर है बेटा? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम अ डिविजनल स्ट्रक्चर, कि एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एक डिविजनल स्ट्रक्चर से कितना अलग हो सकता है, ठीक है। आप जरा देखते हैं, आओ जरा कैसे इसको डिफरेंट होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? पहला, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हो रहा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि जो लोगों का काम, सेम काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट में बना दो, ठीक है। तो आपने क्या देखा? फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर देना, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब क्या? इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, टेरिटरी या रीजन, कि भैया कितने प्रोडक्ट हैं उस हिसाब से अलग अलग डिवीजन बना दो। अलग अलग टेरिटरी में कंपनियां खुली हुई है कि एक कंपनी उस टेरिटरी में, एक कंपनी इस टेरिटरी में, अलग अलग बना दो। अलग अलग रीजन में प्लांट्स हैं तो अलग अलग डिवीजन बना दो। देखो ना, कई बार आपकी दवाई बन रही होती है, लेस का जो चिप्स का पैकेट है बेटा एक ही जगह थोड़ी बन रहा होगा पूरे इंडिया में, उसके भी अलग अलग डिवीजन बना दिए होंगे, इधर अलग उधर अलग, किसी और जगह अलग, अलग अलग शहरों में होंगे, है ना। तो डिविजनल स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन, इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, काम में स्पेशलाइजेशन की यहाँ पे बात करी जाती है कि इनको स्पेशलाइजेशन कैसी होती है? काम में स्पेशलाइजेशन मिलती है, ठीक है, कि काम में लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यार उस प्रोडक्ट का पूरा अपना एक अपना वो है, डिवीजन है। जैसे मैगी, मैगी में उनको स्पेशलाइजेशन है, नूडल्स में स्पेशलाइजेशन है, कॉफी, नेस्कैफे अलग ही डिवीजन है। तो मतलब आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सब पता होगा, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, है ना। इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फिर देखो जरा फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या है? मैनेजरियल डेवलपमेंट बात करता है, इट डज नॉट हेल्प इन मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता। एज फंक्शनल मैनेजर लॉक ऑटोनॉमी, फंक्शनल मैनेजर क्या करता है बेटा? लैक करता है ऑटोनॉमी, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है, इसलिए वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है ना। यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट नहीं होता। इट हेल्प्स इन मैनेजरियल डेवलपमेंट एज दे हैव ऑटोनॉमी एंड नॉलेज ऑफ वेरीड एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या बेटा? इनको सब पता होता है, इनको सब पता है एक प्रोडक्ट के बारे में,
इनको फाइनेंस भी पता है, इनको मार्केटिंग भी पता है, इनको लीगैलिटीज भी पता है, मतलब हर चीज इनको पता है। कॉस्ट, इट इज इकोनॉमिकल एज देयर इज नो डुप्लीकेट। भैया ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसके अंदर कोई डुप्लीकेशन ही नहीं होता। ये इकोनॉमिकल है, प्रॉपरली इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि इधर कोई डुप्लीकेशन ही नहीं है, दोबारा काम हो ही नहीं रहा। फंक्शन के बेसिस पे जब डिवाइड कर दिया कि भैया प्रोडक्शन वाले सारे उधर, फाइनेंस वाले सारे इधर, तो डुप्लीकेट कैसे होगा? फाइनेंस वालों को काम प्रोडक्शन करना है ही नहीं, तो दोनों सेम काम कर ही नहीं सकते, दोनों काम ही अलग है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉस्टलियर यार। जब मैगी वाला होगा वो अलग कंपनी है, कि नेस्कैफे वाली अलग कंपनी है, दोनों के अलग अलग डिवीजन है, तो यार फाइनेंस उधर भी हो रहा है, फाइनेंस यहाँ भी हो रहा है। फंक्शनल में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन अपना अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस अपना अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन कॉफी और मैगी दोनों अलग अलग कंपनी है नेस्ले की, तो देखो ना, उधर भी फाइनेंस वाला है, इधर भी फाइनेंस वाला है, उधर भी एचआर है, इधर भी एचआर है, उधर भी प्रोडक्शन है, इधर भी प्रोडक्शन है। तो कॉस्टलियर हो गया ना, एज क्योंकि डुप्लीकेट काम हो रहा है, फाइनेंस उधर भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, डुप्लीकेशन, कॉस्टलियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स। ये डिफिकल्ट टू फिक्स होता है कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन डिपार्टमेंट, सारी जिम्मेदारी जो होती है किसी एक डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन इट इज इजियर टू फिक्स होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है बेटा? किसी एक डिवीजन के ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक डिवीजन में है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे बेटा? एक डिपार्टमेंट पे है। समझ आया? क्लियर है बेटा ये फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज, एक कंपनी जो कि एक पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज को बनाती है, हैज बीन एंजॉइंग गुड मार्केट रेपुटेशन, एक अच्छी मार्केट रेपुटेशन वो यहां पर ले रही है। इट हैज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, विद सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स, एचआर का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, आर&डी का अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। लेटली, to use its brand name and also to cash on to new business opportunities, it is thinking to diversify into manufacturing of new range of electronic toys for which a new market is emerging। मतलब वो बोल रहे हैं कि आजकल ना नया मार्केट इमर्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का। जैसे गाड़ी जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, उसको आप बैठ के बच्चे चलाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज में हेलीकॉप्टर चल रहा है, उड़ता है हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल कार होती हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स होती हैं, न जाने कितने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। पहले वो बना रहे होंगे सिर्फ सॉफ्ट टॉय बना रहे होंगे, है ना, ऐसी कोई चीज़ें जो कि भैया बैट बॉल बना रहे होंगे, ऐसी चीज़ें बना रहे होंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में उनको घुसने का मन कर रहा है। Which organizational structure should be adopted in this situation? कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए उन्हें? Which concrete reasons with regard to benefits the company will derive from the steps it should take? क्या बेसिकली उनको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे वो अपना एक स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। आइए देखें बेटा, जब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम प्रोडक्ट के टाइप्स अगर डिफरेंट कर दें तो अपन एक चीज़, एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। इन दिस गिवन सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन शुड शिफ्ट फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर टू डिविजनल स्ट्रक्चर। वे फंक्शनल स्ट्रक्चर से हम डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। एज द कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई, कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है ना। क्या मतलब कंपनी को अपने डाइवर्सिफाई मतलब क्या? मुझे अब एक बिजनेस नहीं करना, मुझे बहुत सारे बिजनेसेस करने, डाइवर्सिफाई कर देना, ठीक है। बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन, नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है। द रीजंस एंड बेनिफिट्स आर, क्या नए रीजंस हैं, क्या नए बेनिफिट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच यूनिट्स कैन बी इजीली असिस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर भैया कोई एक, आप 4 प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें से हमारे लिए आसान हो जाता है कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कौन सा नहीं बिकता। ये बिक रहा होगा तो दिख जाएगा, ये बिक रहा होगा तो दिख जाएगा, ये नहीं बिक रहा होगा तो समझ आ जाएगा ना कि यार ये प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है, इस वाली कंपनी में दिक्कत है, समझ आ जाता है। तो ईजिली एसेस कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट लाइन कैन बी इजिली एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग यूनिट, कि नई प्रोडक्ट लाइन ले आई जा सकती है विदाउट दूसरी को परेशान करे। मतलब इसमें अगर नई प्रोडक्ट लाइन मुझे लानी है, ऐड करनी है, ऐड कर रहा हूं मैं ये नया प्रोडक्ट, तो बेटा ना इसको डिस्टर्बेंस होगा, ना इसको डिस्टर्बेंस होगा, ना इसको डिस्टर्बेंस होगा। ये अलग ही मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं ना, अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, अलग ही प्रोडक्ट खोल रहा हूं। डिसीजन मेकिंग इज फास्टर, बेटा यहाँ पे जो डिसीजन होंगे वो मच फास्टर होंगे क्योंकि किसी और का सोचना नहीं पड़ रहा। तो सारे डिसीजन अपने डिवीजन जो है वो अपने डिसीजन बहुत फास्टर लेते हैं क्योंकि उनको किसी के और के सोचने की जरूरत नहीं। डिविजनल स्ट्रक्चर मेंटेन्स शॉर्ट लाइन ऑफ communication with customers and provide better services to them।
बेटर सर्विसेज दे पाते हैं और बेसिकली कस्टमर्स से डेली कम्युनिकेट करते हैं। उनको पता होता है कम्युनिकेशन से, आप बोलते हैं ना कम्युनिकेशन इज द की, तो बेटा कम्युनिकेशन की वजह से ये बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। समझ आया? वो इन सारी चीज़ों को भी नज़र में रखते हैं। तो हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सीविंग मशीन, कि एक सिलाई मशीन भैया मैन्युफैक्चर करती है, सेटअप इन 1945। 1945 में सेटअप हुआ था भाई, बाय द ब्रिटिश प्रमोटर से। फॉलोज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन टोटलिटी, मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मल कल्चर चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत दिक्कत आती है यार, मतलब इतना डिसीजन मेकिंग में इतनी दिक्कत आती है। एज द रिजल्ट इट इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, रिजल्ट के बेसिस पे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाए। कि भैया 1947 से 2023 में भैया कितना, 2023 मतलब या 2022 जो भी ले लो आप, इस वाली सेंचुरी में भैया कितना कितना डिफरेंट होगा यार, मतलब सिचुएशन कितनी डिफरेंट है हमारे लिए। उतना पुराना 1945 से आज की चीजें कितना बदलाव आ गया, और आप वही सारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। द वर्कफोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड, वर्कफोर्स भी मोटिवेटेड नहीं है, सिंस दे कैन नॉट वेंट देयर ग्रीवेंसेज एक्सेप्ट थ्रू फॉर्मल चैनल। कि भैया अपने दुखड़े भी सुनाएंगे तो फॉर्मल चैनल के थ्रू सुनाएंगे, ऐसा नहीं है कि भैया मन की बात भी ढंग से कर दे। विच इन्वॉल्व्स रेड टेप इन्वॉल्व करता है कि भैया उसी के थ्रू आप अपने ग्रीवेंसेज सुना सकते हो। एम्प्लॉय टर्नओवर इज हाई, एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत हाई है। इट्स मार्केट शेयर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंज्ड सर्कमस्टांसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बदला तो उसकी चीजें बदली, और इसी वजह से मार्केट शेयर भी गिरने लग गया, मार्केट में वैल्यू भी गिरने लग गई कंपनी की। आओ जरा क्या हेल्प कर सकते हैं इनकी, जरा देखते हैं बेटा। You are to advise the company with regard to change it should bring out in its organization structure to overcome the problems faced by it। सबसे पहले तो इनको मदद करो कि कैसा स्ट्रक्चर ये फॉलो करें जिससे कि भैया ये वापस बेहतर हो जाए। गिव रीजन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, इट विल ड्राइव फ्रॉम द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू। भैया जो आपने बोला कि यार तुम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो बताओ उसके रीजन दो कि वो बेनिफिट क्यों करेगा। भैया ऐसे थोड़ी आपने बोल दिया तो सही है, रीजन भी तो दो क्यों सही है। ठीक है, वो चीज बतानी है। आओ, द सजेशन क्या है, देखो जरा। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट शुड एनकरेज वर्कर टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज विथ ईच अदर थ्रू गेट टुगेदर एंड आउटिंग्स। बेटा क्या होता है जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो भैया बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है ना। अरे सर इतनी फॉर्मेलिटी वगैरह, अरे नहीं बस 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 बस। रिश्तेदार आ जाते हैं, बोलते हैं ना, अरे खाओ ना इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की। तो वो बेटा वो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी करना मतलब आप ढंग से सोशलाइज नहीं हो रहे हो। तो भैया फॉर्मेलिटी बंद करो और बाहर मिलो गुलो, चाय वाय पे जाओ यार, मस्ती करो, आपस में व्यवहार बनाओ यार, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं। इन दिस वे एवरीवन विल इंटरेक्ट, हर इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, एंड लाइक माइंडेड पीपल विल कम क्लोजर। कि भैया जैसे वो क्लोजर है ना, क्लोजअप कर रहा था, पास आओ ना। ठीक है, तो भैया जो सेम सोच वाले लोग हैं ना, वो पास आएंगे, अपने साथ रिलेशंस बनाएंगे, बेटा वर्किंग रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, द नेट रिजल्ट विल बी मोर सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। नेट रिजल्ट क्या होगा, सेटिस्फाइड वर्कफोर्स होगा, ज्यादा सेटिस्फाइड वर्कफोर्स होगा। द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय सजेशंस सिस्टम सो दैट गुड सजेशंस कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड रिवॉर्डेड। सिंपल सी बात है कि भैया जब आप मैनेजमेंट जो है वो बेटा मांगना चाहिए, एम्प्लॉयज से भी सजेशन मांगना चाहिए, उनको बोलो सजेशंस दें, उनको इंटरेक्ट करो। मोटिवेटेड नहीं है ना वो, क्यों नहीं, क्योंकि आप उनसे पूछ ही नहीं रहे हो भैया कि कैसा चीज़ है हमें करनी चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, तो उनकी भी राय लो। और अच्छे अगर कोई राय बताता है तो उनको अवार्ड भी दो, उनको रिवॉर्ड करो, उनको बेनिफिट्स दो उस चीज़ का। द कम्युनिकेशन चैनल शुड बी ओपन सो दैट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज क्रिएटेड इन द कंपनी। क्या भैया तुम एक काम करो, आप जो है लोगों को कम्युनिकेशन तो फ्री करने को बोलो यार, एम्प्लॉय को तुम बोलने का हक नहीं दे रहे हो तो वो सजेस्ट कहाँ से करेगा, क्या पता उसके पास इतना अच्छा आइडिया हो कि आपको काम आ जाए। तो भैया आप क्या करो, कम्युनिकेशन चैनल को फ्री करो, हर इंसान जो चाहे वो बोल सकता है, और उसके बेसिस पे कंपनी को हेल्प होती है
एक बड़े बिजनेस को बनाने में, है ना, वापस ट्रैक पे लाने के लिए। वो एक बात यहाँ पे डिस्कस करेगी। द मैनेजर शुड ट्राई टू डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए उसको, ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हर लेवल पे आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर लेवल पे, हर लेवल्स पे आपको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब लोगों के पास पावर्स होंगी तो अपनी तरीके से काम करेंगे, और अपनी तरीके से इंसान काम करता है तो खुश रहता है ना, तो इंसान खुश रहता है। ठीक है, जब ज़्यादा बर्डन डाल दो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दो, तो इंसान अपनी खुशी से काम नहीं कर पाता, सजेशन और क्रिएटिविटी भी नहीं ला पाता। ठीक है, तो अपने अपने लेवल पे वो पावर्स देते हैं, फिर उससे आप बेटर कर सकते हो अपने आप को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। द सजेस्टेड एरिया वेयर द बिजनेस कैन बी डाइवर्सिफाइड इज टेक्सटाइल मशीनरी। टेक्सटाइल मशीनरी को यूज करो, डाइवर्सिफाई करो, लाइक एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स, स्क्वीसिंग यूनिट्स, बटन यूनिट्स। बेटा बटन लगाने के लिए ना मशीनें होती हैं, एम्ब्रॉयडरी करने वाली मशीनें होती है, तो उसके अंदर अपना बेटर वे निकालो। बेनिफिट्स द कंपनी विल derive फ्रॉम दीज चेंजेस, कि इन बदलाव से वो क्या बेनिफिट लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज विल हेल्प इन फ्यूलिंग सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। इट विल एनहांस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेम बात कि यहाँ पे जो हमें बोला गया कि भैया आप जो है लोगों को एनकरेज करो, आपस में मिलने को बोलो, तो वही क्या होगा, वही सेम चीज़। आपस में जब बंधन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो भैया सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, सेल्फ बिलोंगिंगनेस आती है, और उससे इंसान बेहतर काम करता है। तो वो बेनिफिट हो गया आपके पास सबसे पहला। दूसरा, क्विक डिसीजन लिए जाएंगे। क्विक डिसीजन क्यों लिए जाएंगे? क्योंकि हर लेवल पे पावर्स अलग अलग हैं। क्विक डिसीजंस विल आल्सो टेक प्लेस सिंस प्रेस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी फॉलोड एंड फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन विल गिव क्विक फीडबैक। बेसिकली आप कम्युनिकेशन फ्री कर रहे हो सबके लिए, तो इंसान बिना बैरियर के सोच समझ के बोलेगा और अपनी बात रखने का कोशिश करेगा। क्या पता उसकी बात में दम हो, हाँ या ना, फीडबैक मिलेगा। फीडबैक इज वेरी गुड फॉर अ कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम विल रिजल्ट इन इंक्रीज मोटिवेशन। तो भैया एक तो मोटिवेशन और बढ़ेगा कि यार मुझे तवज्जो दी जा रही है, तो इंसान होता है ना, खुश होता है कि उसकी बात सुन लो बस। ठीक है, कई बार कोई सुनने वाला चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं दोस्तों, है ना। फिर फॉर दोज एम्प्लॉयज हु मेक गुड सजेशन, जो गुड सजेशंस देते हैं उनको भी भैया कुछ रिवॉर्ड करो। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का रिडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विल ऑल्सो हेल्प इन दिस। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी यहाँ पे आपको हेल्प करता है। ऑल ऑफ द अबव विल हेल्प इन फ्यूलिंग organizational objective and eliminate the inadequacy ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर की इनएडिक्वेसी को पूरा कर देगा, ये हटा देगा, और किससे भर देगा बेटा, इन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ कंपनी एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक बना रही है एक्स लिमिटेड कंपनी, विच हैज एंजॉयड अ प्री एमिनेंट पोजिशन इन द बिजनेस। प्री एमिनेंट पोजिशन इन्होंने बहुत एंजॉय करी है। हैज ग्रोन इन साइज, बढ़ गए हैं साइज के अंदर, एक्सपैंड हो गया, ग्रोथ हो गई है। इट्स बिजनेस वॉज वेरी गुड टिल 1991 तक भैया अच्छा था, बट आफ्टर दैट न्यू लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट हैज सीन एंट्री ऑफ मेनी एमएनसीज। भैया 1991 से पहले तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बाहर की एमएनसीज आई और इनके बिजनेस को अफेक्ट करने लग गई। with the result the market share of X Limited has declined। market share जो है X Limited का वो decline होना चालू कर दिया। the company had followed a very centralized business model with directors and divisional head making even minor decision। कि ये हर चीज में सेंट्रलाइजेशन ये यूज कर रहे हैं, डिवीजन हेड और डायरेक्टर ही सारे डिसीजन ले रहा है, और नीचे किसी को डिसीजन नहीं लेने दे रहे। बिफोर 1991 द बिजनेस मॉडल हैड सर्व्ड द कंपनी वेरी वेल। 1991 से पहले बेटा उनने बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी चलाई, इसी स्ट्रक्चर ने, इसी सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ने। ठीक है, वेरी वेल एज कंज्यूमर्स हैज नो चॉइस, क्योंकि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं थी, यही कंपनी थी, दूसरी कंपनीज थी नहीं। 1991 के बाद ज्यादा कंपनीज आई तो उनके पास चॉइस आ गई। बट नाउ द कंपनी इज अंडर प्रेशर टू रिफॉर्म, कि कंपनी जो प्रेशर में है उसको बदलाव चाहती है। जरा देखो, What organizational structure changes should the company bring out in order to retain its market share? Market share को retain करने के लिए उनको क्या structure लाना चाहिए? How will the change suggested by you help the firm?
हमने जो सजेशन दिया है वो कैसे बेनिफिट करेगा एक कंपनी को, कीपिंग इन माइंड दैट द सेक्टर इन विच द कंपनी इज एफएमसीजी। बेटा एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या होता है बेटा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। बेटा ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं बेटा, वो एफएमसीजी कंपनीज होती है, वो सारी की सारी मतलब जो कि किराने वाले सामान होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जरा कौन सा क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर उनको सजेस्ट करना चाहिए और वो कैसे बेनिफिट करने वाला है जो हमने सजेशन दिया। आइए, इन व्यू ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन की नजरों को कंपटीशन को नजर में रखकर हम ये बताते हैं कांस्टेंट चेंजेस इन द मार्केट डायनेमिक। भैया मार्केट जो है डायनेमिक है और बदलाव आते जाते हैं। एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉलोइंग चेंजेस आर एडवाइज्ड, कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है फॉलोइंग चेंजेस आर एडवाइज्ड, मतलब ये उस हिसाब से कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे? द कंपनी शुड इंक्रीज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी टू अलाउ डिसीजन मेकिंग। भैया सारे लेवल पे बांट दो पावर को, खुद सारी पावर मत रखो, जो कि एक डिविजनल हेड और डायरेक्टर रख रहा था अभी क्वेश्चन में देखा अपन ने, है ना। सारी पावर्स को बांट दो। देखो यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे देखो सारे डिसीजन कौन ले रहा है बेटा? सारे डिसीजन ले रहा है अपना डिविजनल हेड और डायरेक्टर ले रहा है, सारे डिसीजन ले रहा है। मेकिंग इवन माइनर डिसीजंस, सारे डिसीजन कौन ले रहा है? वो एक माइनर डिसीजन भी कौन ले रहा है अपना? भैया डिविजनल हेड ले रहा है और डायरेक्टर ले रहा है। तो उसकी जगह क्या करो, एक काम करो, सबसे पहले अलाउ करो डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे, एट ऑल लेवल, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन वही बोलता है। उसके बाद सिंस द कंपनी इज डिक्लाइनिंग इन एफएमसीजी, कंपनी जब एफएमसीजी में डिक्लाइन करी, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है अपना, द लोअर लेवल स्टाफ, जो लोअर लेवल स्टाफ है, शुड बी गिवन मोर पावर टू क्लिंच डिटेल्स, क्योंकि ये लोअर लेवल को ज्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि वही कस्टमर्स के साथ डेली बेसिस पे डील करते हैं। लाइक गिविंग देम अथॉरिटी टू गिव कस्टमर मोर डिस्काउंट्स ऑन बल्क एंड ऑर्डर, कि भैया ज्यादा इंसान खरीद रहा है तो उसको डिस्काउंट देने दो लोअर लेवल पे, क्योंकि वही तो इंसान कस्टमर से डील कर रहा है, तो उसको डिस्काउंट लेने दो उनको ऑर्डर, बड़े ऑर्डर्स पे या बल्क ऑर्डर्स पे, है ना। ऐसी कुछ पावर्स भी आप उनको वहां पर दो। क्लियर है? उसके बाद दिस इज डन बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर कैरेक्टराइजेस डायनेमिक कस्टमर प्रेफरेंस। क्या होता है एफएमसीजी के अंदर बेटा? डायनेमिक कस्टमर प्रेफरेंस होता है। डायनेमिक कस्टमर प्रेफरेंस का मतलब क्या बेटा? ऑप्शन इतने ना, ऑप्शन इतने, शैम्पू खरीदने जाओ हेड एंड शोल्डर खरीद लो, नहीं तो पतंजलि खरीद लो, या फिर लैक्मे का खरीद लो, ट्रेसेमे का खरीद लो, या फिर आपके एक और कोई कंपनी ले लो, जॉय का ले लो। तो बेटा इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी कंपनीज है, मैं चाहूँ तो किसी का भी ले सकता हूँ ना। तो डायनेमिक कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, किसी को भी जाके चूज कर सकता है कस्टमर, अगर आपने ज़्यादा नखरे दिखाए तो। एंड फ्रीक्वेंट चेंज इन दी टेस्ट, कि भैया लोगों का बदलाव आता रहता है टेस्ट के अंदर, कभी ये पसंद तो कभी वो पसंद, कभी वो पसंद तो ये पसंद, है ना। विच कैन बी जज्ड ईजिली बाई पीपल एट एक्शन पॉइंट, कि वो कौन देख सकता है? वो वही इंसान देख सकता है जो कि उसके सामने खरीद रहा है। कस्टमर क्या खरीद रहा है वो तो वही इंसान जानेगा ना जो कि सुपरमार्केट में काम कर रहा होगा। तो ऐसे लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पावर्स दो। डेवलपमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट लेके आओ। कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल, लोअर लेवल से टॉप लेवल की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, बेहतर करो, टू हेल्प टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन चेंजिंग सिचुएशन। अब बदलाव जो होगा ना बेटा वो लोअर लेवल पे समझ आता है कि लोगों को पसंद आ रहा है कि भैया जो बैगी क्लोथ्स है, लूज क्लोथ्स को कपड़े पहनना पसंद है उनको। तो ये टॉप लेवल तक कैसे जाएगी ये बात? जब टॉप लेवल तक ये बात कैसे पहुंचेगी? जब लोअर लेवल मैनेजमेंट को आप बोलोगे, पावर दोगे कि भैया हाँ हमसे डिस्कशन कर सकते हो आप, तभी ये चीज़ उन तक पहुंच पाएगी। सजेशन सिस्टम शुड बी इनिशिएटेड एंड गुड सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड। सजेशन सिस्टम होना चाहिए कि हर व्यक्ति सजेशन दे और जिसका सजेशन अच्छा हो उसको रिवॉर्ड भी मिले, उनको बेनिफिट्स मिले कुछ। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज इन डिसीजन मेकिंग शुड बी एनकरेज टू मोटिवेट स्टाफ एंड अचीव गुड रिजल्ट्स फॉर द कंपनी, कि यार जितना ज़्यादा जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना उनको बेनिफिट होगा, उतना उनको फ़ायदे मिलेंगे। ऐसे करके आपको मोटिवेट करना चाहिए स्टाफ को। बहुत सारी बातें भी करी गई हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं कंपनी का। बेनिफिट्स दैट कंपनी वुड डेराइव फ्रॉम दीज चेंजेस, इन सारे चेंजेस से क्या बेनिफिट डेराइव करेगी कंपनी? डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, कि भैया इनिशिएटिव डेवलप कर रहे हो, उनकी आदत लगवा रहे हो, हिस्सेदारी दे रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो कि भैया हिस्सा लो, कुछ अपना सजेशन दो, हिस्सेदारी देने में आप उनको प्रमोट कर रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट,
मैनेजरियल टैलेंट उनको पास मारा है, डिसीजन आ गया उनके पास, तो मैनेज करने की पावर भी आएगी, है ना। वो टैलेंट उनका धीरे धीरे डेवलप होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, यार अब डिसीजन ले पा रहा है अगर नीचे वाला लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला, तो उसको पता है ना कि अगर एक इंसान बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको डिस्काउंट दे दो, ठीक है। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, भैया सर पे से बोझ हट जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो सबसे बड़ी बात होती है। बेटर कंट्रोल दे पा रहे हो आप, बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो कि हर इंसान अपने तरह से कंट्रोल कर रहा है। काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, एक इंसान के ऊपर सारा बर्डन नहीं है, हमने बर्डन को हटा दिया, कम कर दिया, बांट दिया, ठीक है। सिंस ईच डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज और हर रिजल्ट, भैया अपने अपने काम की जिम्मेदारी, जैसे बोलते हैं ना, अब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सिंपल सी बात, अपने डिपार्टमेंट अपने काम की जिम्मेदारी और आंसरेबिलिटी किसकी होगी, आप ही की होगी, जिसको दी गई है सबसे बेस्ट। तो हमें पता चल जाएगा कौन इंसान काम कर रहा है, कौन इंसान काम नहीं कर रहा है। क्लियर है, समझ आया। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए और सारे टीचर्स की वीडियोस देखने के लिए फ्रॉम KG1 to 12th आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी, बिहार, MP बोर्ड, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऑन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, ऑल फॉर फ्री, सारे के सारे फॉर फ्री। आप चाहें तो किसी भी तरह की टैबलेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप पे वीडियोस देख सकते हो। और बेटा इतने एक्सपीरियंस के साथ हमें पता होता है कौन सी चीज़ें एग्जाम में आएगी और किस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो सारी मेहनत हम कर लेते हैं कि भैया हम नोट्स बना देते हैं। अगर आप उन नोट्स को अवेल करना चाहो तो ई नोट्स और ई बुक्स को भी आप अवेल कर सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाएं, लिंक को प्रेस करें और नोट्स को अवेल करें। और आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।